देश के हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के शासकीय मुखिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पंजाब में जो एक कार्यक्रम के अंदर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा की है और उसमें अवरोध पैदा भी हुआ है, किसी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का किसी एक राज्य में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जाए तो ये निंदनीय है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार करना मैं कहता हूँ मूर्खता होगी। तो इसलिए इसकी निंदा के साथ साथ मैंने तो पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त करने की अपील भी की है और राष्ट्रपति शासन लगा करके ही और वहाँ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि चुनाव में आखिर सब पार्टियों के बड़े नेता भी आएंगे। देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि इस कार्यक्रम को मैं पोस्टपोन करता हूं और इसमें दोबारा से कार्यक्रम करने के लिए जरूर आऊंगा, तो कोई भरोसा ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को पुनः बहाल कर पाएंगे। तो इसलिए इसकी मैं निंदा करता हूं और ये जो षड्यंत्रकारी जो घटनाक्रम किया गया वहां पर, इस को किसी भी तरीके से कोई भी देश और दुनिया का कोई भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला नेता ये स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर जितनी पुरानी समस्याएं थी, जितने ऐसे विषय थे जिनके ऊपर शायद प्रधानमंत्री जो पहले के रहे हैं उन्होंने हाथ लगाना भी स्वीकार नहीं किया होगा, उनको इन्होंने हल किया। यानी उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के 370 के ऊपर कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। कितना बड़ा एक निर्णय लेकर के और 370 को निष्प्रभावी किया। राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे को, जो यानी हजारों वर्ष का एक विवाद का विषय, कितनी उस पर लड़ाइयां भी हुई और देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा बड़ा ही यानी विषय का निर्णय उन्होंने करके दिखाया और बहुत शांतिप्रिय तरीके से, कोई भी यानी किसी को खरोच भी नहीं आई है, तो राम मंदिर के निर्माण का रास्ता सुनिश्चित किया। इसी प्रकार जो यानी एक प्रकार से देश के प्रति प्रेम रखने वाले जो लोग हैं, उनके साथ जो विदेशी लोगों का आवागमन होकर के और उसमें व्यवधान डालने की या जो देशद्रोही गतिविधियां करने के लिए जो प्रेरित करते थे, उनको रोकने के लिए भी सीसीए का जो एक्ट बनाया और भले उसका कुछ विरोध भी हुआ हो, लेकिन उसको राष्ट्रभक्त नागरिक हमेशा उसको पसंद करता है कि हाँ ऐसे सब जो काम जो राष्ट्र के हित में हैं ऐसे उन्होंने किए हैं। और बड़े बड़े स्थानों का जो पुनरुद्धार, बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया, केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया, काशी विश्वनाथ मंदिर का हमने देखा है, ये भी उन्होंने किया। इन चीजों को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। तो इस प्रकार से करोड़ों लोगों के श्रद्धा के पात्र हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ जब ऐसी घटना, शर्मनाक घटना होती है, तो ये किसी भी रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती। ओमिक्रॉन और कोविड की तीसरी लहर बहुत चिंता का ये विषय है, क्योंकि हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। मेरे अपने प्रोग्राम मैंने बनाए थे विधानसभाओं के, वो भी एक बार विड्रा किए हैं। अब छोटी छोटी बैठकों में ही हम अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर, पार्टी के लोगों को बुलाकर छोटे कार्यक्रम 100 संख्या, 50 संख्या, 200 संख्या, इससे नीचे के सब कर रहे हैं, क्योंकि इतनी छूट हमने बाकी भी समाज के लोगों को दी है, तो उतना ही उसी प्रकार से हम पार्टी के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी जो तीसरी लहर आई है, इस लहर में हम देख रहे हैं कि लगभग यानी कल ही 2500 नए केसेस में आए हैं, जो ठीक हो गए और नए आ गए। ऐसे नेट रिजल्ट एक्टिव केसेस अभी 8000 हैं और 8000 केसेस में ओमिक्रॉन के जो कुल केसेस आए हैं वो 114 आए हैं, जिसमें से 83 ये ठीक हो चुके हैं और 31 अभी उनमें से एक्टिव हैं। तो इस प्रकार से आंकड़ा है। अभी ये फैलने की जो गति है बहुत ज्यादा गति है। मुझे लगता है कि जितना पिछले दिन आता है, अगले दिन उसका 150% ही आ जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। तो उस गति से जैसे बढ़ रहा है, अनुमान सब ये लगा रहे हैं कि ये
25 जनवरी के आसपास ये पीक पर पहुंच सकता है, लेकिन ये सब अनुमान है। एक्चुअल में कितने आएंगे, बराबर में हमने वैक्सीनेशन की गति भी अपनी बढ़ाई है। कुल 40,000 के आसपास ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी और उनकी अपेक्षा थी कि सब हम प्राइवेट स्कूलों में जाकर के पढ़ें, लेकिन पहली बार चूंकि हमने परिवार पहचान पत्र की इनकम वेरिफिकेशन का भी उसमें लगा दिया है, तो एक विवाद बड़ा खड़ा हुआ कि जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है वो भी इच्छा कर रहे हैं उसमें एडमिशन प्राप्त करने की, जबकि उनको नहीं दिया जा सकता। तो उसमें जो इनकम का दायरा है उसके अंतर्गत जो आने वाले परिवार हैं उसकी सिलेक्शन करके ही हम क्लियर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर की 3 लोगों की टीम बना दी है, डीओ, डिप्टी कमिश्नर और एक अधिकारी ग्रेड का है। तो तीनों मिलकर के जिन बच्चों का इनकम वेरिफिकेशन का क्लियर करते हैं कि 2 लाख से नीचे परिवार की इनकम है, केवल उनको एडमिशन मिलता है। अभी तक लगभग 12,000 विद्यार्थियों को और विभिन्न स्कूलों में ये मिल चुका है। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो इस बात का विरोध इस नाते से करते हैं कि उनकी फीस जो है वो कम है। तो इस फीस को भी ध्यान रखते हुए हमने आज ही विचार किया है कि हम उसकी थोड़ी फीस क्यों ना बढ़ा दे दें। अभी तक जो फीस है ग्रामीण क्षेत्र में वो 300 रुपये और 500 रुपया है, 5वीं तक या चौथी तक की, 5वीं तक की 300 रुपये है और 6ठी 7वीं 8वीं में 500 रुपया है। शहरों की 500 और 700 है, 5वीं तक 500 है और 6ठी 7वीं 8वीं 700 है। आज से हम उन सब के बच्चों की जो फीस है, मासिक फीस 200 रुपया इस फीस में और जोड़ करके, और सब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों को जो फीस मिलेगी 300-500 के बजाय 500-700 मिलेगी, 500-700 के बजाय 700-900 मिलेगी। तो ऐसा 200 रुपये प्रति बच्चा अर्थात 2400 रुपया प्रति वर्ष का ऐसा इन बच्चों का उनको ज्यादा मिलेगा। अभी एडमिशन आज चूंकि 12,000 हैं, मुझे लगता है कि और ये 8-10 हज़ार बच्चे बढ़ सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं। तो 20,000 बच्चों का 2400 रुपये के हिसाब से ये लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्चा इस साल का और बढ़ जाएगा। तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं और मैं अपील करूंगा कि ऐसे जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो बच्चे उस श्रेणी में आते हैं 2 लाख रुपए से नीचे की इनकम और उन्होंने टेस्ट जिन्होंने पास कर लिया है, वो दूसरी से लेकर के और 8वीं तक उन बच्चों को एडमिशन दें, ऐसा हमारा उनसे निवेदन है। हमारे विपक्षी मित्रों का एक खेल और चला है। वो खेल क्या चला है कि जो आउटसोर्सिंग के लोग हैं, जिनको कोर्ट्स के निर्णयों के कारण से भी कई बार नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, कारनामे उन्हीं के किए हुए हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे बीज बो रखे हैं जिसके कारण से कोर्ट में चलते चलते बहुत सी नौकरियों को स्टेक पर लग गई उनकी और उनको बाहर निकालना पड़ा। और हमने उनको कहा कि हम इनको आउटसोर्सिंग पर नौकरी देने के लिए तैयार हैं एक सिस्टम से। उसके लिए हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये बनाया है और सबको अपील की है कि जिसको भी एक्सपीरियंस है सरकार के काम करने का, कोई भी एक्सपीरियंस, वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, और किन्हीं कारणों से वो पक्की नौकरी से बाहर हो गए हैं, ऐसे सबको कहा कि वो पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कराएं। और रजिस्टर कराने के बाद हमारी जो नई आवश्यकताएं हैं वो ठेकेदार के माध्यम से, कंट्रैक्टर के माध्यम से न लेकर के कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनको जो है काम दिया जाएगा। निश्चित रूप से उनकी जो आज वर्तमान में जो सैलरीज तय हैं हमारी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो मैंने बनाई गई हैं, वो ग्रुप ए की अलग है, बी की अलग है, सी की अलग है, डी की अलग है, अलग अलग हैं और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको एक लाभ दे करके उनको एडजस्ट करेंगे। उदाहरण के लिए पीटीआईज हैं। अब पीटीआईज ने लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनको निर्णय दिया गया कि इनको जो है उसी लिस्ट को जो 2006 में थी या 4 में थी जब एग्जाम हुए, उसी लिस्ट का उन्हीं शर्तों पर एग्जाम लेना चाहिए। जो पास हो जाए उनको लगा लें, जो पास नहीं उनको बाहर करें। बहुत लोग पास हो गए, फिर भी कितने बचे, 800-900 कितने पीटीआईज, हाँ, तो लगभग आधे बच गए, आधे लग गए। जो आधे बचे हैं इनके लिए भी हमने एक रास्ता बनाया था कि इनको कोई ना कोई खेल सहायक के रूप में और इनको ले लिया जाए। लेकिन जैसे ही वो खेल सहायक रूप में हम लेने लगे, कोई भी उन्हीं में से कोर्ट में चला गया तो उनका के बैकडोर से एंट्री है, उस पर भी प्रतिबंध लग गया। हमने कहा ठीक है, खेल सहायक ना सही, लेकिन उनको रोजी रोटी उनकी मिल जाए तो किसी भी और काम में वो हम आउटसोर्सिंग का जो कौशल रोजगार निगम का है उसकी कंडीशनें पूरी करता होगा तो उनको ले लेंगे। इस प्रकार बहुत से ऐसे वर्ग हैं, लेकिन इन हमारे विपक्षी मित्रों ने इनको भड़काने का काम ये शुरू किया हुआ है। वो बहुत वर्ग है, केवल एक वर्ग ये नहीं है। और जगह जगह आपको जो समाचार मिलते हैं कि वहां ये धरना देगा, वहां वो धरना देगा, वहां वो धरना देगा, ऐसे ऐसे विषय हैं, उनकी बातें मान भी रहे हैं। मानने के बाद भी हमारे सामने आके कहते हैं ठीक है जी,
हमने मान लिया और हम कल से काम में लग जाएंगे। वहां जाने के बाद कहते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मानी, इसलिए हम अपनी स्ट्राइक को जारी रखेंगे। तो इसको सरकार की कमजोरी कोई भी ना माने, हम उनके व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो संभव वो करेंगे, जो संभव नहीं है वो करने के लिए हमारी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सब एक ही तरीके से डील होंगे ऐसा नहीं है, हर किसी के अपनी अपनी सिस्टम में व्यवसाय है, तो उनके हिसाब से उनको सबको एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए दबाव डालने की जो विपक्ष के उकसावे पर जो भी कोई ग्रुप करता है वो उचित नहीं है, उस दबाव में डालने की कोई जरूरत नहीं और उसमें हम आएंगे भी नहीं, क्योंकि अब कांग्रेस को मुद्दा तो कोई मिला नहीं, और जब मुद्दे नहीं मिलते हैं तो बिना किसी जिसको कहना चाहिए मुद्दों के और इन चीजों को उकसा करके कैसे दबाव बनाया जाए, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी यानी विपक्ष से रहने वाली कोशिश करती है। लेकिन उनको ये पता लगना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के हित में कर रहे हैं, और समाज का जो मुख्य वर्ग है, समाज का जो मेजॉरिटी है, वो आज के हमारे काम से संतुष्ट है, ऐसा फीडबैक हमारे पास भी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।